लेकिन गाउस लॉ पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो हमें पढ़ना है। इट मीन्स कि अगर हमें गाउस लॉ का कंसेप्ट समझना है तो उससे पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है कि जब तक हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे या नहीं समझते हैं, हम गाउस लॉ नहीं समझेंगे। तो गाउस लॉ को समझने से पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझेंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? कंसीडर करते हैं हम कि हमारे पास एक प्लेन सरफेस है। ये एक प्लेन सरफेस है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा कोण पर है, जिसका सरफेस एरिया एस है। अगर इनको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो किसी भी प्लेन सरफेस का एरिया एस है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो इससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स, जो कि फाई से रिप्रेजेंट होता है। क्योंकि यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो हम यहां लिखेंगे E। बिकॉज ऑफ दैट वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि हम विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहां लिखा जाएगा फाई E इज इक्वल टू E S cos थीटा, जहां पर E विद्युत क्षेत्र है, S प्लेन जो आपने ये लिया है, सरफेस ली है, प्लेन सरफेस ली है, सतह का क्षेत्रफल है या पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और थीटा ये एंगल है बिटवीन E एंड S, अर्थात विद्युत क्षेत्र और S क्षेत्रफल के मध्य बनने वाला कोण। तो विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र E में कोई S क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा है जो कि थीटा कोण पर है, तो विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, which is represented by phi E। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सदिश रूप में। सदिश रूप में लिखने के लिए हमने पढ़ रखा है कि cos थीटा का मतलब अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल का मतलब स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर डॉट लगता है। तो यहां कैसे लिखा जाएगा? phi E is equals to E vector dot S vector। That is equation first, this is equation second। तो यहां पर हम बात करते हैं कि विद्युत फ्लक्स किन बातों पर डिपेंड करता है। यहां से हम देख सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है और E और S के मध्य बनने वाले कोण पर भी डिपेंड करता है। तो यहां से पहला केस जो phi E है ये निर्भर करेगा S पर, दूसरा ये निर्भर करेगा थीटा पर। ये जो थीटा बन रहा है वो किनके मध्य बन रहा है? E व S के मध्य बना कोण। अब जो मेन पॉइंट आता है वो आता है कि विद्युत फ्लक्स कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है।
सीधी सी बात है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि cos थीटा थीटा की वैल्यू 0, cos 0 इज 1, cos 0 इज 1 का मतलब E डॉट S का मतलब कि अधिकतम मात्रा में विद्युत फ्लक्स विद्युत बल रेखाओं की संख्या निकल रही है। तो आप यहाँ पर ऐसे भी समझा सकते हैं पहला कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र S अर्थात E और S के मध्य बना कोण 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री होगा तो cos 0 इज 1 अर्थात अतः phi E इज इक्वल्स टू E डॉट S। ये जो वैल्यू प्राप्त होगी ये प्राप्त होगी मैक्सिमम अधिकतम, अर्थात अगर E और S के मध्य बनने वाला कोण 0 डिग्री है तो उस स्थिति के अंदर विद्युत फ्लक्स या विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेगी। इसी के आगे हम बात कर लेते हैं कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अब थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब कि E और S एक दूसरे के लंबवत हो, अर्थात इस स्थिति में हो, ये हो S और इस साइड में जा रही है E, तो E और S के मध्य जो कोण बनेगा, जो एंगल कंस्ट्रक्ट होगा दैट इज 90 डिग्री, और वी नो दैट cos 90 इज 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। 0 आप यहां पुट करेंगे, phi कितना मिलेगा, phi मिलेगा 0, अर्थात लंबवत दिशा में कोई भी विद्युत फ्लक्स की प्राप्ति नहीं होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे केस की। तीसरा केस, यदि थीटा इज 180 डिग्री हो तो 180 डिग्री मतलब दोनों की दिशा क्या हो, विपरीत। E अगर ईस्ट में जा रहा है तो S वेस्ट में जाएगा, दोनों की दिशा कहां हो गई, विपरीत। विपरीत का मतलब इस तरह से, ये E और ये S, तो थीटा 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। -1 को आपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, अतः phi E माइनस E डॉट S। तो इस तरह से हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स, यदि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र से बाहर की ओर जाती हैं तो भी विद्युत फ्लक्स पॉजिटिव होता है। यहां आप देखेंगे, यहां मैं लिखता हूं कि यदि विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं तो phi E अर्थात विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। यदि विद्युत क्षेत्र से विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं, बाहर की ओर जाती हैं, तो विद्युत बल रेखाओं, तो विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक। जस्ट अपोजिट, यदि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र के अंदर की ओर आती हैं, अगर इनकमिंग है, इनकमिंग का मतलब हो गया अंदर की ओर आती हैं, तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, अर्थात विद्युत फ्लक्स नेगेटिव ऋणात्मक होगा। कब, जब विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में अंदर की ओर आएंगी। लेकिन यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र से बाहर की ओर जाती हैं तो क्या होंगी, वो होंगी धनात्मक। तो इस तरीके से हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स के मात्रक की, कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, मात्रक या हम कह सकते हैं यूनिट, हमें निकालनी है phi E की यूनिट। चलिए सबसे पहले E क्या है, यहां आप लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं ES, यहां हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब देखते हैं E,
यहां जो E है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और S एरिया। सबको पता है और हमने पहले भी पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है दैट इज न्यूटन पर कूलम, और एरिया मीटर स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अर्थात विद्युत क्षेत्र का विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया, phi E इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये है विद्युत फ्लक्स। रिपीट करता हूं, विद्युत फ्लक्स को phi से रिप्रेजेंट किया, एक S क्षेत्रफल का कोई पृष्ठ, कोई सतह जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स से प्रदर्शित किया जाता है। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय phi E इज इक्वल टू ES cos थीटा, वेयर थीटा क्या है, थीटा E और S के मध्य बनने वाला कोण। यदि थीटा का मान 0 डिग्री है, यदि थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री, तो अधिकतम फ्लक्स प्राप्त होगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र से अधिकतम मात्रा के अंदर विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। लेकिन यदि थीटा का मान 90 डिग्री है, अर्थात E और S के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो cos 90 का मान क्या होता है, 0। इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स की प्राप्ति होगी 0, अर्थात कोई भी मात्रा में विद्युत रेखाएं संख्या नहीं निकलेगी। आगे तीसरा हमने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मींस E और S दोनों ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। सो 180 cos 180 is -1, cos 180 is -1, that is phi equals to -ES. So flux is negative. Another case, यदि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र से बाहर की ओर जाती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन यदि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में अंदर की ओर आती हैं तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। हम आगे बात करते हैं मात्रक की। इसका मात्रक E डॉट S, E का मात्रक इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं कि एग्जांपल में जो बताया गया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक सिलेंडर रखा है और उस सिलेंडर से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के लिए हमने देखा यहां तो ये है, इस सिलेंडर के 3 सरफेस है, S1, S2 और S3। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र, जो कि है E। S1, S2 व S3 बेलन के 3 पृष्ठ हैं। S1, S2 एवं S3। अब हम यहां पर ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा दैट इज 0। अब यहां हमने एक चीज देखी कि जो हमारे पास सिलेंडर है, ये जो हमारे पास सिलेंडर है ये बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ के लिए जो फाई होता है ये इस तरह से लिखा जाता है,
फाइव, कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अब यहां पर हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करें तो हम यहां देखेंगे सबसे पहले फॉर S1 सरफेस, S1 सरफेस के लिए हम यहां लिख लेते हैं फाइबर इज इक्वल टू, आप यहां देखेंगे S1 और E दोनों की डायरेक्शन क्या है, समान, तो हम यहां लिखेंगे S1 सरफेस के लिए E ds cos थीटा, थीटा क्या है, दोनों की जब समान वैल्यू है आप थीटा लिख देते हैं। इसी प्रकार हम S2 सरफेस के लिए लिखेंगे EDS cos थीटा, प्लस इसी प्रकार हम S3 सरफेस के लिए लिखेंगे EDS cos थीटा। तो यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा कुल फ्लक्स। देखिए कैसे आता है। S1 सरफेस के लिए E और S1 के मध्य बनने वाला कोण 0 डिग्री है। 0 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये एक ही दिशा के अंदर है, अर्थात इसके लिए हम देखेंगे तो हमें मिलेगा EDS cos 0 प्लस S2 के लिए आप देखेंगे तो S2 में दोनों के मध्य बनने वाला कोण 180 डिग्री, तो EDS cos 180 S2 प्लस S3 भाग के लिए EDS। अब S3 भाग के लिए आप देखेंगे कि E इधर है, सॉरी S ये है और E ये है, मतलब दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है, तो आप यहां लिखेंगे cos 90 for S3 सरफेस। आइए देखते हैं आगे। फाई E इज इक्वल टू cos 0 की वैल्यू 1, तो यहां पर आपको क्या मिला, EDS S1 के लिए प्लस cos 180 इज -1, तो यहां पर हम माइनस कर देते हैं EDS 2 cos 90 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। अब चूंकि E यूनिफॉर्म है और S एक समान पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अतः फाई E बराबर, ये आप कैसे लिख सकते हैं, EDS माइनस EDS, तो ये दोनों में से क्या हो गया 0, तो आपको फाई कितना मिला 0। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि सिलेंडर रखा है या बंद पृष्ठीय क्षेत्रफल की कोई भी पदार्थ रखा है तो उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं सतत आवेश वितरण, वी कैन से कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाम में ही परिभाषा है, किसी भी पृष्ठ पर अगर एक समान रूप से आवेश वितरित किया जाता है तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। अर्थात हमारे पास कोई भी एक पृष्ठ है, लेट कंसीडर हमने ये एक सरफेस ले ली, ये हमारा एक पृष्ठ है, हमने इसको आवेश वितरित किया। यदि आवेश इसकी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थात सतत आवेश वितरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी सरफेस या किसी भी पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित किया जाता है। ये 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट वन रैखिक सतत आवेश वितरण, जिसको
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में पढ़ते हैं। रैखिक रेखा के अनुदिश सतत आवेश वितरण, किसी भी पृष्ठ, किसी भी रेखा या किसी भी छड़ पर यदि एक समान रूप से आवेश वितरित किया जाता है तो उसे रैखिक सतत आवेश वितरण कहा जाता है। अथवा किसी भी छड़ की लंबाई के अनुदिश यदि आवेश वितरित किया जाता है जो कि एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे भी हम रैखिक सतत आवेश वितरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक छड़ है, छड़ की लंबाई के अनुदिश इस पर आवेश वितरित किया गया जो कि एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे कहते हैं रैखिक सतत आवेश वितरण, which is represented by लैम्डा। और लैम्डा से यहाँ लिखा जाता है dq/dl। लंबाई के अनुदिश आवेश वितरण को ही रैखिक सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब यहाँ dq, यहाँ हमने जो dq लिया है वो एक अल्पांश लिया, पूरी लंबाई l है, लेकिन हमने यहाँ एक छोटे से भाग की बात की है, एक स्मॉल पोर्शन की बात की है। तो dl लंबाई पर dq आवेश वितरित है तो रेखीय आवेश वितरण, रेखीय सतत आवेश वितरण लैम्डा dq/dl। अथवा हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा q/l। यहां से हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक क्या होगा? q क्या है? आवेश का मात्रक होता है कूलम प्रति लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो मात्रक रैखिक सतत आवेश वितरण का मात्रक लैम्डा का मात्रक हो गया कूलम प्रति मीटर। तो इस तरह से लंबाई के अनुदिश किसी छड़ को जब आवेश वितरित किया जाता है जो कि एक समान रूप से होता है उसे रैखिक सतत आवेश वितरण कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पृष्ठीय सतत आवेश वितरण। जो दूसरा है वो है पृष्ठीय सतत आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस के लिए एक पृष्ठ होगा, 2D ज्यामिति होगी, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित किया जाएगा। जिसे क्या कहेंगे? पृष्ठीय सतत आवेश वितरण। अर्थात किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुदिश एक समान रूप से आवेश वितरण को ही पृष्ठीय सतत आवेश वितरण कहते हैं। It is represented by sigma dq/ds। क्षेत्रफल के अनुदिश आवेश वितरण क्या कहलाता है? पृष्ठीय सतत आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सिग्मा q/s। यहां से हम इसके मात्रक की बात करेंगे। q का मात्रक क्या होता है? कूलम। s क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये लिखा जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अर्थात क्षेत्रफल के अनुदिश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरण को ही पृष्ठीय सतत आवेश वितरण कहते हैं। यहाँ भी हमने एक छोटे से भाग की बात की थी जिस पर dq था और जिसका क्षेत्रफल ds था। इस कंप्लीट भाग का क्षेत्रफल s था। तो इस प्रकार रेखीय सतत आवेश वितरण पढ़ा और पृष्ठीय सतत आवेश वितरण पढ़ा। अब हम जो थर्ड पार्ट इसका पढ़ते हैं वो है आयतन सतत आवेश वितरण, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब हो गया यहाँ एक 3D स्ट्रक्चर होगा आपके पास। 3D स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। एक समान रूप से सतत आवेश वितरण, एक समान रूप से यदि किसी घन को या किसी त्रिविमीय ज्यामिति को आवेश वितरित किया जाता है
तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। आयतन सतत आवेश वितरण कहते हैं। यहां पर इस पूरे घन का जो आयतन है वो V है और इसमें उपस्थित आवेश की मात्रा Q है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो क्या है? आयतन सतत आवेश वितरण इज इक्वल टू dq अपॉन dv। आयतन के अनुदिश किसी पृष्ठ के या किसी भी ज्यामिति के आयतन के अनुदिश एक समान रूप से आवेश वितरण को ही आयतन सतत आवेश वितरण कहते हैं। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं q अपॉन v। इसके मात्रक की हम बात करते हैं तो यहाँ q का मात्रक कूलम, लेकिन v क्या है? आयतन। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो यहाँ लिखा जाएगा रो इज इक्वल टू कूलम प्रति मीटर क्यूब। इस तरह से हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार। सतत आवेश वितरण किसी भी पृष्ठ, किसी भी छड़ या किसी भी त्रिविमीय ज्यामिति की सतह पर एक समान रूप से आवेश वितरण को सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। 3 प्रकार का होता है। पहला रैखिक सतत आवेश वितरण, जिसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो कि किसी छड़ की लंबाई के अनुदिश आवेश वितरण होता है, जिसको हमने लैम्डा से प्रदर्शित किया और सूत्र Q अपॉन L बताया, जिसका मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। दूसरा हमने पढ़ा पृष्ठीय आवेश, पृष्ठीय सतत आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी 2D या द्विविमीय ज्यामिति या पृष्ठ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुदिश एक समान रूप से आवेश वितरित किया जाता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाता है, जिसको हमने सिग्मा से प्रदर्शित किया और फॉर्मूला बताया Q अपॉन S, और मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। थर्ड वन हमने पढ़ा आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी पृष्ठ के आयतन के अनुदिश है, किसी भी 3D ज्यामिति की आयतन के अनुदिश जब आवेश वितरण एक समान रूप से होता है तो उसे आयतन सतत आवेश वितरण कहते हैं, जिसका सूत्र रो इज इक्वल टू Q अपॉन V और मात्रक कूलम प्रति मीटर क्यूब होता